गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो ये पीआरटी का सेट नंबर 29 है, इस 29 जो सेट नंबर है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इससे हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इसको देखा जाए कि मुगल दरबार में सन 1717 में भेजी गई अंग्रेज एम्बेसी का प्रमुख कौन था जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर से फरमान प्राप्त करने में सफल रहा था। ये एक्चुअली में था विलियम हैमिल्टन। विलियम क्या था? हैमिल्टन। फर्रुखसियर जो है, फर्रुखसियर ये जो है एक्चुअली में शासक था कुल मिला के 1713 से 1719 तक। उत्तर मुगल शासक इसको कहा जाता है। ठीक है, फर्रुखसियर को 1717 में इसने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी थी। अंग्रेजों को व्यापार की इसने क्या की थी? अनुमति दी थी। अनुमति जो है दी थी। ठीक, तो इस तरह से ये पॉइंट है। आगे इसमें यह भी देखना है, ये तो पॉइंट हो गया अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी गई। यहाँ पे अंग्रेज जब सबसे पहली बार आए थे तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो है, कैप्टन हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में, और फिर वहां से जो है इसको इंग्लिश खान की उपाधि मिली थी। इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि सर टॉमस रॉ 1615 में सर टॉमस रॉ आया था। टॉमस रॉ, और ये व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा था। अनुमति प्राप्त करने में क्या रहा? ये सफल रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रॉ ये दो व्यक्ति थे जहां से व्यापार की शुरुआत हुई अंग्रेजों की। ठीक है, अच्छा, इसमें से जो विलियम हैमिल्टन है, विलियम हैमिल्टन इसने फर्रुखसियर से व्यापार की अनुमति मांग ली। कब? 1713 से 1774 में। 1774 में व्यापार की अनुमति, 1717 में व्यापार की अनुमति जो है इसको दी गई थी। 1717 में, ठीक है, व्यापार की अनुमति दी गई। एक तो ये हो गया। इसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि फर्रुखसियर जो है एक्चुअली में इसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, घृणित कायर कहा जाता है। और सैयद बंधु के द्वारा 3-4 साल के अंदर ही सैयद बंधु के द्वारा इसकी जो है हत्या करवा दी गई। और इसका शासन जो है मात्र 13 से लेके 19 तक, यानी 6 वर्ष तक ही मात्र चल पाया, ये जो मुगल बादशाह था। तो करेक्ट आंसर इसमें से फर्स्ट का निकला बी, करेक्ट आंसर निकला बी। सेकंड पे आइए। तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना कहां हुई थी? काल कोठरी की घटना जो है कलकत्ता से संबंधित है। इसका संबंध जो है, इसकी चर्चा किसने की है? हालवेल ने इसके बारे में बताया है कि 1856 में प्लासी की लड़ाई के पहले जो है ये घटना हुई थी। और इसमें क्या हुआ था कि फोर्ट विलियम जो है, फोर्ट विलियम की घेराबंदी की गई थी सिराजुद्दौला के द्वारा। सिराजुद्दौला के द्वारा फोर्ट विलियम की घेराबंदी की गई थी। ठीक है, फोर्ट विलियम की, उसी में इसने सिराजुद्दौला ने लगभग 143 या 44 अंग्रेजों को छोटी कोठरी में बंद कर दिया, और फिर जब निकाला तो मात्र 23 बचे थे। फोर्ट विलियम की घेराबंदी करने के बाद जो अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेज वहां पे फुलटन द्वीप पे भाग के गए थे। फुलटन द्वीप पर जाकर इन्होंने शरण ली थी। कब? जब फोर्ट विलियम को घेरा गया था सिराजुद्दौला के द्वारा। तब फोर्ट विलियम क्या था? अंग्रेजों की प्रशासनिक ऑफिस कह सकते हैं, ऑफिस था। ठीक है, इसमें रेसिडेंस भी हुआ करता था, आवास भी इसी में हुआ करता था। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे करेक्ट आंसर सेकंड का क्या निकला? सी निकला। सेकंड का जो है करेक्ट आंसर आपके पास निकला सी। ब्लैक होल की घटना का संबंध किससे है? तो ये सिराजुद्दौला से है, कलकत्ता से है। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए, बक्सर की लड़ाई जो है 1764 ईस्वी में हुई। ठीक है,
1764 ईस्वी में 3 शासक मिले भारत के, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला दौला और मीर कासिम, मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। इसमें से इसके बारे में तो कहेंगे कि ये मुगल बादशाह था, मुगल, ये अवध का नवाब था, अवध का नवाब था। लेकिन जब इसकी चर्चा होगी तो ये क्या था, ये कहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब ये शासक बना था बंगाल का नवाब, तो इसने राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया था, मुंगेर। लेकिन जब ये युद्ध में शामिल हुआ तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को जो है घोषित किया था नवाब। तो इस तरह से करेक्ट आंसर आपके पास क्या आएगा, मीर जाफर, यानी सी जो है इसके पास क्या हुआ, ये करेक्ट आंसर आया। और यहाँ पे मीर कासिम जो है इसने मुंगेर को स्थानांतरित किया था राजधानी, तीनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में तीनों की हार हुई, हार होने के बाद जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि हुई थी, संधि हुई थी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पे तो मीर कासिम जो है ये दिल्ली की ओर भाग गया था हारने के बाद, और वहीं इसकी मृत्यु हो गई, वहीं इसकी मृत्यु हो गई, ठीक ना। इस इलाहाबाद की संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंग्रेज की तरफ से कौन थे? अंग्रेज की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्लाइव थे, क्लाइव, जो दूसरी बार गवर्नर बन के आया था और उसी ने इलाहाबाद की संधि करवाई थी, उसी ने इलाहाबाद की संधि करवाई थी, ठीक। तो इस प्रकार से 1756 होगा। यस, सही है, 1756 होगा, बिल्कुल सही, 1756, 1756, ठीक है, ओके। तो इस तरह से थर्ड का हमने ये देखा, बक्सर की लड़ाई की कहानी ये थी। इस बक्सर की लड़ाई के बाद जो है यहां पे ध्यान रखिएगा कि 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसके तहत अंग्रेज को जो है, अंग्रेज को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। बिहार, बंगाल तथा ओडिशा जो है, ओडिशा, बिहार, बंगाल, ओडिशा की क्या मिल गई? दीवानी मिल गई थी, ठीक है, दीवानी अधिकार मिल गया था। यानी पूरा का पूरा कंट्रोल जो है अब इसमें किसका था? अंग्रेज का था, अंग्रेज का था। यहां एक बात और ध्यान रखना है कि क्लाइव जब बंगाल का गवर्नर था, क्लाइव जब बंगाल का गवर्नर था, उस टाइम पे इसने, बंगाल का गवर्नर था, उस टाइम पर इसने क्या किया था? द्वैध शासन की शुरुआत की थी। द्वैध शासन को शुरू करने वाला एक्चुअली में कौन है? तो ये क्लाइव ही है, ठीक है, जिसने द्वैध शासन का मतलब यह हुआ कि अधिकार सारे अंग्रेज के पास, सारे अधिकार जो थे अंग्रेज के पास, अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। और जो मुख्य उत्तरदायित्व जो था, शांति स्थापित करना, ये सब काम नवाब पर छोड़ दिया गया था। इसी को हम दोहरी व्यवस्था या द्वैध शासन के नाम से जानते हैं, इसी को द्वैध शासन कहते हैं, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर थर्ड का हमारे पास सी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। टीपू सुल्तान ने डैश के एंग्लो मैसूर युद्ध में अपने प्राण त्यागे थे। टीपू सुल्तान ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अपने प्राण त्यागे, तो ये फोर्थ होगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इस समय जो है वेलेजली जो है वो क्या था? गवर्नर था, भारत का गवर्नर था, ठीक है। अच्छा, यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट युद्ध हुआ था, फर्स्ट युद्ध ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, मद्रास की संधि से, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये एक्चुअली में मैसूर की, मंगलौर की संधि से, मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था, मंगलौर की संधि दूसरे वाले में। तीसरा जो है ये सबसे प्रसिद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, रंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इसमें से सेकेंड और थर्ड जो संधि थी ये एक्चुअली में टीपू सुल्तान के साथ हुई थी, टीपू सुल्तान के साथ हुई थी, ठीक है। और प्रथम मद्रास की संधि में हैदर अली उसके पिता थे, हैदर अली प्रथम व्यक्ति जिन्होंने प्रथम युद्ध अंग्रेजों का, जिसमें अंग्रेजों को हार मिली थी, वो हैदर अली के साथ ही थी। अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था, हार मिली थी, ठीक है। ये एक्चुअली में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ही था।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम 1767 से 69 वाला, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था। ठीक है, और इसमें जो है हैदर अली जो है इसने अंग्रेजों को हराया था। इस प्रकार से 4 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आया, ए आया। 4 का करेक्ट जो आंसर है हमारे पास निकल के आया ए। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की, ये कहा जा रहा है। देखिए, सहायता करने वालों में ये भी थे, कश्मीर के शासक थे, सिख सतलज राज्यों के सिख ने की थी, सिख सिपाहियों ने नहीं की थी, मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी। करेक्ट आंसर यहां पर आएगा बी, इन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार की 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की, तो मेवाड़ के शासक ने ब्रिटिश सरकार की मदद जो है ये नहीं की थी। ब्रिटिश सरकार की मदद करने में जनरली अधिकांश राज्यों के जमींदार थे, सिख तथा मद्रास रेजिमेंट के जितने सिपाही थे रेजिमेंट के, ठीक है, इन सब ने अंग्रेजों की मदद की, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये, पढ़े लिखे जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग इन्होंने विद्रोही की मदद नहीं की, हेल्प नहीं की। यही सब कारण रहा था कि ये जो 1857 का विद्रोह है वो सक्सेस नहीं हो पाया था। ध्यान रखना, 1857 के विद्रोह के पश्चात उसके बाद क्या हुआ, सैन्य गठन के लिए या सैन्य पुनर्गठन के लिए पील आयोग की नियुक्ति की गई थी, पील आयोग। और इसी पील आयोग की सिफारिश पर बाद में चल के अंग्रेजों ने गोरखा सिपाही को भर्ती करना शुरू किया था। नेपाल से गोरखा सिपाही को अपनी सेना में भर्ती करना प्रारंभ किया था पील आयोग की सिफारिश पर। किसने ये पील आयोग अंग्रेजों के द्वारा भर्ती की गई थी। तो यहां पे अगर हम देखें 1857 तो दिल्ली जो है, दिल्ली ये बहादुर शाह जफर तथा बख्त खां, इसके द्वारा एक तो दिल्ली, दूसरा अगर हम कानपुर देखें, कानपुर तो कानपुर जो है ये नाना साहब, फैजाबाद अहमदुल्ला, लखनऊ बेगम हजरत महल, जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह, ये सब वो लीडर थे जिन्होंने इस 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिभाषित किया है वीडी सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर इसको संबोधित किया, किसको, 1857 के विद्रोह को। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला, 5 का बी। 5 का जो है करेक्ट आंसर वो निकला बी। कौन सा युग्म सुमेलित है, चापेकर बंधु ने ये इसकी हत्या की थी, तो ये वाला पॉइंट यहां आना चाहिए, गलत है। मदन लाल ढींगड़ा जो है इन्होंने 1909 में करजन वायली की हत्या की थी, करजन वायली, ये भी सही नहीं लिखा हुआ है। भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की, तो ठीक है, भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी, तो करेक्ट आंसर इसमें से सी निकल के आया, सुमेलित है। भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की, और ये सॉन्डर्स जिम्मेवार किसके लिए था, लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए। लाला लाजपत राय जो है कि मृत्यु के लिए जिम्मेवार माना गया था इसको, सॉन्डर्स को, और लाहौर में इसकी हत्या कर दी गई थी। ये लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था भगत सिंह पर, लाहौर षड्यंत्र केस चला,
और इस केस के बाद 23 मार्च 1931 को, ठीक है, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। सुखदेव को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी लाहौर जेल में। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध सॉन्डर्स की हत्या से ही होता है। ठीक है, यहां पे भगत सिंह पे काकोरी षड्यंत्र केस को भी जोड़ा गया था। काकोरी षड्यंत्र केस जो है ये जोड़ा गया था भगत सिंह के ऊपर। ठीक है, जो 1925 का है, 1925 की घटना है। ठीक, भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की और इन्होंने कहा था साम्राज्यवाद का विनाश हो, साम्राज्यवाद का विनाश हो, ये नारा दिया था भगत सिंह ने। लेकिन इनका सबसे फेमस जो स्लोगन था वो था इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जो है जिंदाबाद का नारा जो है ये एक्चुअली में भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था, और साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 6 का हमारे पास करेक्ट आंसर क्या निकल के आता है? सी आता है, सी आता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसकी युक्ति है? ये सुभाष चंद्र बोस की युक्ति है। सुभाष चंद्र बोस का एक और कहना था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस का कहना था। ठीक, 21 अक्टूबर 1945 को इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के अस्थाई सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में इन्होंने अस्थाई सरकार का गठन किया था। 21 अक्टूबर 1945 का डेट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, आजाद हिंद फौज जो है, आजाद हिंद फौज, इसका भी इन्होंने नेतृत्व किया। नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन स्थापना की जब बात आएगी तो ये स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तो ये कहा गया, भगत सिंह का स्लोगन तो आपने देख ही लिया। एक महात्मा गांधी का भी स्लोगन था, महात्मा गांधी का, ठीक है, करो या मरो, करो या मरो, महात्मा गांधी का ही स्लोगन था। उसके बाद स्वराज तथा आराम हराम है, ये जो स्लोगन है ये नेहरू जी के द्वारा दिया गया था, नेहरू जी के द्वारा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा कुछ कहने की हिम्मत दिखाई थी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, तो इस तरह से कई सारे स्लोगन्स थे। यहाँ पे खुदीराम बोस से पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही फांसी को अपना लिया था। 18 वर्ष, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। तो करेक्ट आंसर 7 का क्या निकला? सी निकला। 8 पे आइए। राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहते हैं राज्य अपहरण की नीति, ये डलहौजी के टाइम पे लाया गया था। डलहौजी सबसे पहला राज्य जो था जिसको इसके तहत लाया गया वो सतारा था, सतारा। ठीक है, 1848 में। उसके बाद तो सीरीज बन गई, संबलपुर, जैतपुर, झांसी, ग्वालियर, फिर बाद में चल के अवध, सिक्किम, बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिनको डलहौजी ने ब्रिटिश राज्य में मिलाया। ठीक है, किस आधार पर? राज्य अपहरण नीति के आधार पे। अब इसमें क्या क्या था, सो पॉइंट देखिए। इतने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी थी, ये बात बिल्कुल गलत है। उत्तराधिकारी गोद ले सकते थे, लेकिन वो उत्तराधिकारी शासन नहीं करेगा, ये एक्चुअली में रिस्ट्रिक्शन था। ठीक है, शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी, ये बात सही है। शासन करने की अनुमति नहीं दी थी कि वो राजा नहीं रहेगा,
वो शामिल हो जाएगा। और इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। अच्छा, इसका मतलब है कि बी वाला पॉइंट जो है इस सी में ही डाल दिया, ठीक है, सी में ही डाल दिया है कुल मिला के। तो हम यहां बी तो करेक्ट आंसर है ही, सी में बी ही डला हुआ है, बी जो है इंक्लूड है सी में ही, तो करेक्ट आंसर यहां पे हम सी लगाएंगे बी को, क्योंकि बी से कोई जरूरत है नहीं, सी लगाएंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर यहां पे सी आया, क्योंकि बी का पॉइंट जो कह रहा है कि गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी। कब अनुमति नहीं दी? जब वहां पे ब्रिटिश प्राधिकारी जो है वो कंफर्म कर दे कि ये व्यक्ति जो है अब गोद लिया हुआ है और इसको शासक नहीं बनाया जाएगा। तो ये फालतू में केवल बी पॉइंट लिखा था, बी में सी इंक्लूड है, इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकलेगा? सी निकलेगा। बी स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर सी इसलिए निकलेगा क्योंकि सी में ही बी इंक्लूड है, इसलिए सी जो है वहां पे करेक्ट आंसर। अमन वर्मा, गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग। तो हमने क्या देखा इस प्रकार से कि जो करेक्ट जी को नोटिफिकेशन दे दीजिए निशा कुमारी। हाँ, एक्चुअली में निशा क्या हुआ है आज ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं एक्चुअली में, कभी कभार ऐसा थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक। आपका एक कंफर्म नोटिस जाएगा और उसी टाइम पे क्लास होगी, ठीक है। कभी कभी सर की तबीयत थोड़ी खराब थी तो एडजस्ट करना पड़ा था मैथ वाले की, इसलिए ऐसा हुआ था, और कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नोटिफिकेशन जाएगी। क्लास के डिस्कशन का मतलब ये होता है कि आपको लाभ हो, ठीक। ऐसा नहीं होता कि चुपचाप हम डिस्कशन करवा के निकल जाए, आपको पता ही नहीं चले, उससे हमें कोई फायदा भी नहीं होने वाला है ना। इस बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? मांडव की पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं है, बालाघाट तो महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र में है, ठीक है। मांडव पहाड़ियां जो है एमपी में है। कहां है? मध्य प्रदेश के कहां? धार जिला में है, धार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यहां पे और ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में, जैसे कि महाबलेश्वर, महाबलेश्वर जो है ये कहां है? महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर कहां है? ये महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर जो है महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से जो है गोदावरी नदी, गोदावरी, और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। इसकी लंबाई कुल 1400 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यही है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है, लंबी नदी क्या है? गोदावरी है, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इसको जानते हैं। यहां कृष्णा जो है, कृष्णा गोदावरी, गोदावरी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है, एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का। और इस डेल्टा को भारत का धान का या चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा, यानी चावल की खेती जो है इसमें काफी अधिक मात्रा में होती है। यहां एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल विसर्जन करने वाली नदी है बंगाल की खाड़ी में, वो डेल्टा का निर्माण करेगी। और जो अरब सागर में नदी गिरती है, अरब सागर में जो नदी अपना पानी गिराती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक। ये बात आप याद रखेंगे, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या बन गया? सी बन गया। 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या आ गया? सी आ गया, सी आ गया। इंग्लिश का नहीं हो रहा होगा, मुझे तो नहीं मालूम है दोस्त, इंग्लिश के सर से मुलाकात अभी नहीं हुई है मेरी, मैं वहां जा भी नहीं रहा हूं। मैं भी क्या बताऊं, हो सकता है नहीं हो तो तबीयत खराब ही होगी, तबीयत बहुत जोर से खराब उनकी हो गई थी, ये बात तो सही है। हो सकता है कि इसी वजह से नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, प्रदीप सक्सेना, हाँ गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम पूछा है। देखिए अरावली कहां है? अरावली प्री कैम्ब्रियन में है। क्या? प्री कैम्ब्रियन में है। कौन? अरावली, ठीक है। अरावली प्री कैम्ब्रियन में है। और ये जो है गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है, गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर जो है ये माउंट आबू के पास है, माउंट आबू के पास, और ये सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो है
ओल्ड फोल्डेड माउंटेन यानी पुराना वलित पर्वत कहलाता है। वलित पर्वत के नाम से ये जाना जाता है। कौन? अरावली, बिल्कुल पुराना हुआ। अच्छा, विंध्याचल श्रेणी की बात करें तो ये कैम्ब्रियन काल का है। कैम्ब्रियन काल का है। कैम्ब्रियन उससे थोड़ा सा न्यू, लेकिन ये भी पुराना है। ठीक है, विंध्याचल। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो ये मालवा का जो पठार है, मालवा के दक्षिण में है। ये मालवा के दक्षिण में है। क्या करता है ये? नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है। उत्तर भारत को साउथ इंडिया से अलग करने वाली ये पर्वत है, अलग करती है। ठीक है, और इसका अगर विस्तार अगर हम लोग देखें पश्चिम से पूर्व की ओर, अगर देखें पूर्व की ओर, तो ये कुल मिला के पश्चिम से पूर्व की ओर अगर इसका विस्तार देखा जाए तो ये भाड़नेर, कैमूर, पारसनाथ से होते हुए झारखंड तक आया हुआ है। झारखंड तक है क्या? विंध्याचल श्रेणी। और हिमालय श्रेणी की अगर बात करें, हिमालय श्रेणी की, तो इसका जो निर्माण है हिमालय श्रेणी का, ये एक्चुअली में सेनोजोइक काल में हुआ है। किस काल में? जोइक एरा, ठीक है, काल में हुआ है। किसका? हिमालय का, जो सबसे नवीन है। तो करेक्ट आंसर यहां सी निकला। इसको नवीन पर्वत भी कहते हैं। सेनोजोइक काल जो है ये कई भागों में बटा हुआ है। इसमें 3 को मैं लिख रहा हूं, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। 3 काल तो याद रखना है। इसमें निर्माण हुआ हिमाद्री का। किसका? हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय। इसमें मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य हिमालय है। और यहां पे जो निर्माण हुआ है प्लायोसीन में, ये हुआ है शिवालिक, सबसे बाहरी हिमालय शिवालिक। तो ये तीनों जो हैं ओलिगो, मायो, प्लायो, सेनोजोइक के हैं। तो अगर आप में ऑप्शन अलग अलग आता है तो भी दिक्कत नहीं है, और सेनोजोइक आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। हिमालय श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में किया गया है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या निकल रहा है? सी। 10 का करेक्ट आंसर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। 11, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, वैसे तो एक राज्य सिक्किम जो है वो 3 देशों से घिरा हुआ है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं इसमें है। एक तरफ नेपाल हो गया, एक तरफ चीन है, और एक तरफ भूटान है। ये तो है सिक्किम हमारा, लेकिन ये कह रहा है कि 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा इसकी भी है। ये तो ऑप्शन में नहीं है, तब आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा के 3 ओर जो है, 3 ओर क्या है? बांग्लादेश है। एक ही देश की सीमा जो है वो 3 ओर से लगी हुई है, बांग्लादेश। उसके बाद असम के साथ भी ये अपनी सीमा को साझा करता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकल गया? त्रिपुरा। करेक्ट आंसर निकल गया त्रिपुरा। ठीक, ओके। तो इस तरह से ये देखते हैं हम। ठीक है, अगर भारत की बात की जाए, भारत के साथ अगर, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये जो हैं ये कुल मिला के इतने देश जो हैं ये भारत के साथ सीमा करते हैं साझा। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 देशों के साथ भारत की सीमा मिलती है। इसमें से ये जो है बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, ये जो है पाकिस्तान हो गया और पाकिस्तान, ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। इन सबको भारतीय उपमहाद्वीप ही कहते हैं। तो कुल एक्स्ट्रा अगर कोई देश है तो एक चीन है और एक यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 8230 कहलाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये प्रयागराज से गुजरता है, नैनी नाम के जगह से, प्रयागराज से इसको माना गया है प्रमाणिक मध्याह्न रेखा माना गया है। देशांतर जो रेखा होती है, देशांतर रेखा प्रत्येक
प्रत्येक देशांतर जो रेखा है, देशांतर रेखा ये क्या करती है, प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती है। प्रत्येक, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक बांटती है, विभाजित करती है। कुल संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, कुल संख्या जो इसकी है वो होती है 361, 361 इसकी जो है कुल संख्या हो जाती है। 0 डिग्री जो देशांतर है, देशांतर है, इसको प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, प्राइम इसको मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन या प्रधान यामोत्तर कहा जाता है, प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। और ये जो है एक्चुअली में इंग्लैंड के ग्रीन बीच से गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीन बीच, ग्रीन बीच नामक स्थान से क्या होती है, वहां से ये गुजरती है, गुजरती है। ठीक है, तो ये हमारी देशांतर रेखा होती है। 12 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के क्या आ गया, बी आ गया। 80 to 30 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये अमरकंटक से होता है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है ये कि जो मैकाले श्रेणी है, मैकाले श्रेणी, इस मैकाले श्रेणी का जो एक शिखर जो अमरकंटक है वो बड़ा ही प्रसिद्ध है, अमरकंटक। इस अमरकंटक से पश्चिम, पूरब, दक्षिण 3 नदी निकलती है। पश्चिम की ओर नर्मदा निकलती है, नर्मदा निकलती है। यहाँ पूरब की ओर महानदी निकलती है, महानदी। और दक्षिण की ओर ये पूरब हो गया, पूरब हो गया। और दक्षिण की ओर जो नदी निकलती है ये सोन नदी है। ये क्या है, सोन नदी है। तो 3 प्रकार की नदी निकलती है। नर्मदा नदी अपना जल जो है, अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है, खंभात की खाड़ी में गिराती है। तो अगर क्वेश्चन अरब सागर ना आए तो ध्यान रखना है कि आप उसको खंभात की खाड़ी भी लिख सकते हैं। अगर वहां ऑप्शन होगा तो वहां घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये जो खंभात की खाड़ी है उसमें जो है ये नर्मदा अपना जल विसर्जन करती है। और ये भ्रंश घाटी से होके बहती है, सतपुड़ा तथा विंध्य पर्वत के बीच से, पर्वतों को काट कर, और तब जो है ये नदी इस तरफ बहती है। तो नर्मदा की ये कहानी हो गई। ठीक, 1312 किलोमीटर की कुल लगभग लंबाई पर ये चला करती है। ठीक है, लगभग इतनी लेंथ है। महानदी की जहां तक बात है, ये ओडिशा की प्रमुख नदी है, ओडिशा की प्रमुख नदी है। ठीक है, महानदी ओडिशा की प्रमुख नदी है। और यहां पर जो है हीराकुद बांध बनाया गया है, हीराकुंड जो है ये बांध बनाया गया है। लगभग 900 किलोमीटर की लंबाई वाली ये नदी है। ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है, बंगाल की खाड़ी में जल को विसर्जन करती है। ठीक है, जल को विसर्जन करती है। सोन नदी जो है ये दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी कहलाती है। बिहार की जो कैमूर से होते हुए अंत में जो है होते हुए ये गंगा की सहायक बन जाती है। गंगा में कहा, पटना के निकट मिल जाती है, पटना के निकट मिलती है, निकट मिलती है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, ये सोन नदी जो है ये कैमूर पठार तथा छोटा नागपुर पठार का विभाजन करती है। छोटा नागपुर पठार का विभाजन करने वाली नदी है, का विभाजन करती है। तो बिहार स्पेशल में कुछ अगर पॉइंट आ जाए तो इस बात का ध्यान यहाँ पे रखना होगा। कैमूर पठार और छोटा नागपुर पठार का विभाजन कौन करती है, तो सोन नदी करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। मॉनसून शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई थी। मॉनसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, अरब से शब्द आया है मॉनसून। ठीक है, मॉनसून का मतलब ही होता है वायु की दिशा में उत्परिवर्तन, यानी डायरेक्शन ऑफ एयर इज रिवर्स, यानी उल्टा, जो होना चाहिए उसके विपरीत, इसको एक्चुअली में कहा जाता है मॉनसून। ठीक है, मॉनसून। इसमें जब हम मॉनसून की बात करते हैं तो यहां पे 2 प्रकार के सिद्धांत काफी फेमस होते हैं। एक होता है पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत,
स्ट्रीम सिद्धांत और दूसरा होता है प्रति विषुवतीय वेस्टर्लीज का सिद्धांत या पछुआ पवन सिद्धांत। ये दो होते हैं, ठीक। या तो आप पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत कह ले, एक ये, या फिर प्रति विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, ठीक है। फ्लोन के द्वारा ये दिया गया था। इन दोनों सिद्धांत की सहायता से हम मॉनसून को समझने का प्रयास करते हैं। यहां ध्यान रखना है कि जो पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत है, ये जो भारतीय मॉनसून होता है, भारतीय मॉनसून जो है, इसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा हेल्प करता है। मुख्य रूप से कहा जाता है कि टेम्परेचर में जब चेंज होता है धरती पर और समुद्र में, तो उस तापमान में परिवर्तन के कारण से जो वायु की दिशा में परिवर्तन हुआ, इसी के कारण से मॉनसून आता है। तो करेक्ट आंसर है कि 14 का ये अरबी भाषा का शब्द है और दो थ्योरी के साथ मॉनसून की व्याख्या की जाती है। लेकिन मॉनसून एक जटिल प्रक्रिया है और जटिल प्रक्रिया होने के कारण से बिल्कुल शुद्ध रूप में इसका कोई थ्योरी अभी तक बन नहीं पाया है। अभी इसको समझने का प्रयास ही किया जा रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। अभी जो 14 नंबर क्वेश्चन में चर्चा की गई कि टेम्परेचर अधिक होने की वजह से जो है हवा हिंद महासागर से पृथ्वी की तरफ आती है, वही तो मॉनसून है। इसको दक्षिण पश्चिम मॉनसून के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? बी हो गया। और ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून की शुरुआत कहां से होती है? प्रारंभ होती है इसकी 1 जून से। 1 जून कहां? केरल से जो है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, 10 से लेके 15 जून तक जो है ये बंगाल से पटना तक जो है क्षेत्र को कवर करता है। पटना में मॉनसून आने का डेट कब है? 10 से 15 जून तक होता है। ठीक है, अच्छा, इस मॉनसून की वर्षा करें तो एक होता है प्री मॉनसून। ये प्री मॉनसून जो है इससे भारत 10% वर्षा प्राप्त करता है। जो मॉनसून रियल में है उससे करता है लगभग 74%। और एक होता है रिट्रीटिंग मॉनसून, लौटता मानसून जो है ये ठंड के मौसम की बात हुई। इस समय जो है कुल मिला के 13% वर्षा प्राप्त करता है। लौटते मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है। अभी अक्टूबर में जो यही वर्षा होगी, अक्टूबर में ये आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के तट पे होगी। और ये भी लौटते मॉनसून से ही वर्षा होगी। ये वर्षा भी लौटते मॉनसून से होगी। ठीक है, तो प्री मॉनसून। अब प्री मॉनसून को ओडिशा जो है, ओडिशा में नॉर्थवेस्टर कहा जाता है। नॉर्थवेस्टर। कलकत्ता में इसको काल बैसाखी कहा जाता है। काल बैसाखी। ठीक है, अच्छा, केरल में मैंगो सावर या आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा कहा जाता है। इसी को कर्नाटक में चेरी ब्लॉजम, कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉजम या कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। कॉफी वर्षा, ये मॉनसून पूर्व वर्षा होती है। ठीक है, इतने नाम इसके होते हैं। ओडिशा में नॉर्थवेस्टर, काल वैसाखी, केरल और कर्नाटक। करेक्ट आंसर क्या निकला? करेक्ट आंसर निकला बी। उसके बाद आइए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा 24 घंटे में अगर 2.5 mm से ऊपर वर्षा हुई हो तो वो वर्षा का दिन कहलाएगा। सीधी बात यह है। कौन कहता है? ये मौसम विज्ञान कहता है। ठीक है, 24 घंटे में 2.5 mm से वर्षा ऊपर हो जाए तो वो कहलाएगा आपके पास वर्षा का दिन। अच्छा, सूखा कब होगा? सूखा कब होगा? जब 50% से कम वर्षा हो जाए, कम वर्षा हो। ठीक है, यहां पे 50 को कर लीजिए 75। क्या करना है? 75% से कम वर्षा अगर हो जाए सेंटीमीटर से तो वो कहलाएगा सूखा।
और एक होता है सूखाग्रस्त, सूखाग्रस्त क्षेत्र, ये सूखा क्षेत्र है। सूखाग्रस्त क्षेत्र इससे भी ड्राई होता है, इसमें 50% से कम वर्षा होती, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र जो होगा ये एक्चुअली में कहलाएगा क्या, सूखाग्रस्त क्षेत्र। ठीक है, सूखाग्रस्त। जो भारत का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, महाराष्ट्र से शुरू करके वो, तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जो है मुख्य रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र में आता है। 50 सेंटीमीटर से वहां पे कम वर्षा होती है। ठीक है, कम वर्षा। अच्छा, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जैसलमेर जैसे जगह पे, जैसलमेर तथा लेह, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां भारत में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे क्या होती है, कम वर्षा होती है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के आसपास, बस इतनी ही वर्षा होती है। ठीक है, जैसलमेर और लेह में। ठीक, लेह जो है यहाँ पे ठंडे क्षेत्रों का रेगिस्तान होता है, ठंडे क्षेत्रों का रेगिस्तान पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 का क्या निकला, ये निकला 17 पे। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कह रहा है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, फिर भौतिक राशि जो बेसिक है वो होता है मास, लेंथ, द्रव्यमान लंबाई, समय, तापमान, टेम्परेचर, विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 होते हैं। 7 को छोड़ के 8वां कुछ भी आ जाए वो मौलिक राशि नहीं होगा। बल इसमें नहीं है, 7 में नहीं होगा। वेग नहीं होगा। विद्युत धारा है, करंट है, यानी एक मौलिक राशि है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकला, सी निकला। ठीक है, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, ये सब यूनिट है यानी इकाई है। टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन जो है टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है। करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला, ठीक है, कैंडला ये होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, मोल। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या निकला, सी निकला। क्वेश्चन नंबर 18, दूध का अपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए, दूध का घनत्व ज्ञात करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होता है उसको हम लैक्टोमीटर कहते हैं। लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को ज्ञात किया जाएगा। अगर दूध से आप क्रीम को निकालते हैं, दूध से क्रीम को निकालने, ठीक है, निकालते हैं, तो ये उदाहरण किसका है, ये उदाहरण अपकेंद्रीय बल का है। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है ये उदाहरण। दूध से क्रीम को निकालना, इसके बाद क्या होगा, क्रीम को जब निकाल लेंगे तो दूध का घनत्व जो है क्या होगा, दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो फैट होता है, क्रीम होता है, दूध से हल्का होता है, तो निकल गया तो दूध की डेंसिटी बढ़ गई। हाइड्रोमीटर जो होता है, हाइड्रोमीटर, इससे जो है डेंसिटी निकाला जाता है, समान जैसे पानी का घनत्व हो गया, ये सब निकालने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आ गया, अपकेंद्रीय बल से हम दूध से क्रीम को अलग करेंगे और दूध का घनत्व बढ़ जाएगा जब उसमें से क्रीम को क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा, तो दूध का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आइए 19 पे, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में बदलने के लिए, यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। और फिर डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए उपयोग होता है क्या, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलने का काम करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। मोटर क्या करता है, मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा जो है इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, ये मोटर। अगर आप डायनेमो की बात करें, डायनेमो या जनरेटर जो बोलिए उसको, जनरेटर, तो इसका काम क्या होगा, मोटर का उल्टा क्या करेगा, ये जो है
यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा किसमें? इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपके पास ये आता है लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, ये क्या करता है? ये जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा, साउंड एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल को साउंड, ठीक है, साउंड, और साउंड को इलेक्ट्रिकल में कौन बदलेगा? साउंड को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल यानी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो करेक्ट आंसर 19 का क्या आ गया? ए आ गया। आइए, धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। स्मॉग एक्चुअली में जो होता है, स्मॉग ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण से होता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण से ये जो है होता है। अच्छा, SO2 तथा NO2 के कारण से एक और घटना होती है, और ये क्या होती है? एसिड रेन। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा जो होती है वो भी इसी कारण से होती है। अम्लीय वर्षा जो है उसमें जल का पीएच कितना होना चाहिए? जल का पीएच ये होना चाहिए 5.6 से क्या कम होना चाहिए, तभी वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अम्लीय वर्षा में अम्ल कौन सा होगा? एसिड कौन सा होगा? तो अम्ल होगा H2SO4 एंड HNO3, H2SO4 एंड HNO3, ये जो है अम्ल इसमें होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, यहां ध्यान रखिएगा, सल्फर के ऑक्साइड जो SO2 हैं ये कहां से? ट्रांसपोर्ट से निकलेगा, परिवहन से। इसके साथ कहां से? ज्वालामुखी विस्फोट से। ज्वालामुखी जो विस्फोट है उस ज्वालामुखी विस्फोट से भी ये सल्फर डाइऑक्साइड काफी अधिक मात्रा में निकलता है। तो करेक्ट आंसर यहां पे आपके पास 20 का क्या आ गया? बी आ गया। करेक्ट आंसर आ गया 20 का बी। 21 पे आइए, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार कैसे होगा? अशुद्ध जल जो है उससे बड़ी मात्रा में पेयजल को तैयार करते हैं डिसेलिनेशन नाम के मेथड के द्वारा। ठीक है, जिसमें से वेपर बना देते हैं, पानी को कलेक्ट करते हैं उसमें से, और उसमें से अशुद्धि और नमक जो है वो सारा क्या होता है? निकल जाता है। डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो होता है इसमें से क्या करते हैं? समुद्री जल से नमक को निकालेंगे। समुद्री जल से नमक को निकालने के लिए आप क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन दोनों प्रोसेस का यूज करेंगे। आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो होता है इसमें क्या होता है कि परम्यूटाइट नामक जो है ये पदार्थ जल में डालकर आयन एक्सचेंज मेथड के माध्यम से क्या होता है? पानी की अस्थाई कठोरता को दूर किया जाता है। अस्थाई जो कठोरता है, अस्थाई कठोरता को दूर किया जाता है। तो परमानेंट हार्डनेस जो पानी का है उसको दूर करने के लिए क्या करना होगा? हमें आयन एक्सचेंज मेथड पे चलना होगा। ठीक है, आयन एक्सचेंज, पानी की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए। अस्थाई कठोरता कैसे दूर होगी? सीधे गर्म करके। अस्थाई कठोरता के लिए सीधे पानी को क्या करना होगा? बॉयल करना होगा, यानी इसको उबालना पड़ेगा। उबालने से जो है साफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हार्डनेस, कठोरता दूर हो जाएगी। 22 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है ये कह रहा है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी, एंटोमोलॉजी सब गलत। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, यही सही लग रहा है। ठीक है, 22 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास यही होना चाहिए। 22 का जो करेक्ट आंसर है लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन यही होता है। ठीक है, और यहाँ पे फिलोलॉजी जो होता है एक्चुअली में भाषा का अध्ययन होता है। भाषा का अध्ययन अगर हम करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो ये फिलोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी एक्चुअली में कीट का अध्ययन होता है। कीट का अध्ययन है ना, इंसेक्ट जो होते हैं इसके अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। टॉमी जो है ये बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह जो शरीर का है उसकी स्टडी एनाटॉमी के नाम से जानी जाती है। तो यहां पर एकमात्र मिल रहा था लेक्सिकोग्राफी, जिसमें शब्दकोश जो होते हैं, डिक्शनरी, उसकी स्टडी की जाती है। तो करेक्ट आंसर 22 का क्या निकला? ए निकला। करेक्ट आंसर 22 का क्या निकला? ए। शैवाल और कवक ये दोनों जो होते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल,
लेकिन ये क्लोरोफिल बिना खनिज के काम नहीं करेगा, मिनरल्स के, और कवक के पास होता है खनिज। तो दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं और शेयर करके सहजीवी संबंध के तहत जिस चीज का निर्माण करते हैं उसको लाइकेन के नाम से जाना जाता है। लाइकेन, ये लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है, वायु प्रदूषण का सूचक है। साथ ही इससे लिटमस पेपर का निर्माण होता है। लिटमस पेपर का निर्माण लाइकेन के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है मुचुअलिज्म मतलब दो, बीच में कोई नहीं, इन दोनों के बीच जो है सहसंबंध मुचुअलिज्म जो है ये करेक्ट आंसर है। ये दिखाता है कौन? तो शैवाल और कवक। कौन? शैवाल और कवक। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जो गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं। क्रोमोसोम सब जीवों में अलग अलग होते हैं। अगर हम जीव की बात करें तो सबसे कम किसमें होगा? सबसे कम जो होगा ये होता है एक पैरासाइट में। पैरासाइट यानी परजीवी जिसको कहते हैं, नाम है उसका एस्क्रीज। एस्क्रीज परजीवी में केवल 2 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 2 गुणसूत्र। और सबसे अधिक की बात अगर करें, सबसे अधिक तो ये होता है रेडियो लार्जेंस। और कितना होता है इसमें? 1500 गुणसूत्र होते हैं। 1500 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये तो इस प्रकार से जो है ये गुणसूत्र जो है मुख्य रूप से हिस्टोन प्रोटीन से जो है ये बना होता है। प्रोटीन से बना होता है। प्लस में इसमें क्या डीएनए भी होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन से बनने वाला ये एक्चुअली में गुणसूत्र होता है। ठीक है, जिसके ऊपर जीन होते हैं। अच्छा, ये गुणसूत्र जो है ये स्पष्ट आपको कहां होगा? ये क्रोमोसोम का स्पष्ट जो होता है ये होता है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। कब? कोशिका विभाजन का जो मेटाफेज स्टेज है, मेटाफेज स्टेज, वहां पर जो है ये सेल डिवीजन आपको वहां पर जो है क्रोमोसोम का स्पष्ट आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, प्राप्त होगा। किसमें? मेटाफेज स्टेज में। 24 का करेक्ट आंसर बी हुआ। बी जो है 24 का क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर 24 का बी है। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत। जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखिए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी, जो गोली मारी गई थी डोनाल्ड को, वो कहां? पेंसिल्वेनिया में। तो ये रह गया आंसर सी। पेंसिल्वेनिया में जो है राष्ट्रपति को गोली मारी गई, लेकिन वो बच गए, जीवित हैं अभी वो। एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? श्रीनिवासुल शेट्टी को एसबीआई। ठीक है, अभी सभी जितने भी आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र के उपक्रम, उसमें सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कौन बनी है? एसबीआई ही बनी है। श्रीनिवासुल शेट्टी को जो है एसबीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान रखिएगा। ये सक्षम ऐप का उद्देश्य बेसिकली दिव्यांग लोगों के लिए है। और ये सक्षम ऐप बनाया गया था, दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में आरक्षण तो था नहीं, दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। करेक्ट आंसर क्या है? बी। चुनाव में जो है उनको सर्विस सही तरीके से मिल जाए, इसके लिए एक्चुअली में सक्षम ऐप को बनाया गया। ठीक है, यही सक्षम ऐप का ऑब्जेक्टिव था, यही इसका उद्देश्य था। तो 36 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या रहा? बी आ रहा, बी। आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहां किया? निर्वाण महोत्सव भगवान महावीर का नई दिल्ली में किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, इसका उद्घाटन निर्वाण महोत्सव। ठीक है, परिनिर्वाण यानी परिनिर्वाण मतलब महावीर की मृत्यु, उससे संबंधित कुछ कार्यक्रम। तो ये हुआ सी, नई दिल्ली में। 37 का सी। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बल कितना करोड़ है? यानी टोटल जो भारत की पॉपुलेशन है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं अभी वर्तमान में, वो जो कैलकुलेशन है वो है 56.6 करोड़। ठीक है, 56 करोड़ 60 लाख। तो करेक्ट आंसर 38 का क्या निकला? ए निकला। 56 करोड़ 60 लाख। ठीक है, ए निकला। आइए 39 पे, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो कितना है? एक्चुअली में ये 39 कह रहा है। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है जो एग्जाम में जो डिजिट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और करेक्ट आंसर है इसका 1691312 करोड़। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्ति जो है 16,91,312 करोड़ रुपए है। ठीक है, आइए उसके बाद, किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास होगा वो होगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने श्री दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का फैसला किया, निर्णय किया। तो करेक्ट आंसर 40 का क्या निकला? बी। मध्य प्रदेश जो है इसका क्या निकला? करेक्ट आंसर निकला। ठीक है, 40 का बी। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इसमें बताने की जरूरत कोई नहीं है। इको मार्क किसको मिलता है? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उन्हीं प्रोडक्ट को इको मार्क दिया जाता है। यानी प्लास्टिक का उपयोग कम किया गया हो, उनको बनाने में कम कार्बन का उत्सर्जन हुआ हो, तो ऐसे भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण के प्रति हितैषी, या ऐसे कहेंगे कि सतत विकास के साथ उत्पादन, ये अगर जहां पे हो जाए, ये लाइन भी अगर रहेगा तो भी सही है। उत्पादन, इसी को हम इको मार्क मिलेगा ऐसे ही प्रोडक्ट को। ठीक है, सतत विकास के लिए। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए, ठीक है, मतलब धारणीय मतलब वही सतत मतलब अभी जो हम यूज कर रहे हैं इसको इस प्रकार से यूज करें ताकि भविष्य के लिए भी ये बचा रहे। भविष्य के लिए छोड़कर विकास, ये एक्चुअली में कहलाता है सतत विकास। भविष्य के लिए संसाधन को छोड़ के और तब विकास, ये कहलाता है सतत विकास। तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से सस्टेनेबल करने के लिए, मतलब सतत विकास की तरह वो जिए, आवश्यक जो न्यूनतम भूमि है उसको क्या कहते हैं? उसको पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। यानी एक व्यक्ति न्यूनतम कितने भूमि का उपयोग करे ताकि वो अपने जीवन यापन को पूरा कर ले। अब उसमें सब कुछ आ जाएगा, उसमें से पानी वाला इलाका भी आएगा, जमीन वाला भी आएगा, वायुमंडलीय क्षेत्र, सबको जोड़ जाके पारिस्थितिकीय सिस्टम बनेगा है, और उसका जो उपयोग न्यूनतम वो करता है उसी को कहा जाता है पारिस्थितिकीय पदछाप। तो यहां पर एक मनुष्य के द्वारा न्यूनतम उपयोग की जाने वाली जो चीज है अपने लाइफ को जीने के लिए, ठीक है, सभी में पारिस्थितिकी उसी को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर बन गया 49 का बी। बी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हुआ। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर ये क्वेश्चन था, सतत विकास। ठीक है, भविष्य के लिए संसाधन को छोड़कर और तब विकास किया जाए। ठीक, ये था। और निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो ये जो है पॉइंट कैलिमियर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य जो है ये एक्चुअली में स्थित है कहां? तमिलनाडु में। ये कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में है। ठीक, ये जो है झील ये सिक्किम में है। होकेरा जो आर्द्रभूमि है ये एक्चुअली में श्रीनगर में है। श्रीनगर में है। ठीक है, श्रीनगर भारत के किसी राज्य में स्थित है। तो होकेसर नाम का तो है भी ये श्रीनगर में, होकेरा तो नहीं है कहीं, होकेसर। अगर ये होकेसर ही लिख रहा है तब तो ये भी सही होगा क्योंकि आर्द्रभूमि श्रीनगर में है। होकेसर छोड़ के होकेरा लिख रहा है तो ऐसा कोई मेरी जानकारी में है नहीं, तब हम बी लगाएंगे। और अगर होकेसर लिख रहा है तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? डी, एक से अधिक। यहां ये याद रखिए, ऑप्शन में आपको लड़ाई नहीं करना है कि होकेसर जो आर्द्रभूमि है ये श्रीनगर में है और पॉइंट कैलिमियर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपके पास तमिलनाडु है, तमिलनाडु में है। ठीक है, अभी यहां ये भी याद रखना है कि बिहार में हाल फिलहाल जो है जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है, जमुई, वहां के नागी और नकटी ये दो जो है वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। इन दोनों अभ्यारण्य को जो है रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है, आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है हाल फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे नागी और नकटी अभ्यारण्य जो है उनको आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया है। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहां पर आपके पास कंफ्यूजन में है क्योंकि होकेरा अगर होकेसर है तब तो डी, अगर होकेरा अलग से कुछ है तब वहां पे श्रीनगर तो आएगा नहीं, तब ये होगा। इसलिए आंसर पे मारामारी ना करते हुए होकेसर श्रीनगर में आर्द्रभूमि है ये आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक, तो 50 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास निकल के कुछ इस तरह से आ रहा है जिस आंसर पर हम पहुंच नहीं सकते हैं। ठीक है, ये और ये जो आपके पास सो मोरडी झील है ये एक्चुअली में सिक्किम में है, जहां तक मेरी जानकारी है। कहां है? सिक्किम।
तो 50 तक, यहां तक जो है आपका ये डिस्कशन आज का कंप्लीट हुआ। आज की क्लास जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और अगले क्लास में फिर मिलेंगे तो एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।